बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि आज का दिन बहुत अहम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाइकआउट करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जब प्रेशर बढ़ा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से जो एक तहरीक चल रही है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है या आम पाकिस्तानी है, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये कैसे मुमकिन है कि आप होम्योपैथिक बंदे लेकर उस इजलास में चले जाएं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट बड़े अहम फैसले करने जा रही है। ये क्यों शिरकत नहीं की, इसके हवाले से कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इजलास हो गया, 7 घंटे इजलास चला है। 7 घंटे के इजलास में क्या बातचीत हुई ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इजलास था जनाब 7 घंटे का, और 7 घंटे के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इस हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की कितनी ग्रिप है, और ये किस तरह से दहशतगर्दी का एक अहम तरीन मसला जो है, जो एक खौफनाक मसला पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे देख रही है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, तो इसके ऊपर ही जवाब दे देते। किसी चीज़ का जवाब देने की अहलियत नहीं है और अटैक करते हैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पे। यानी इस एलामिया में भी ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी से बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पहले एलामिया आप सुन लें। कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी का इजलास का एलामिया या मेरे पास लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। आज के इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। वही स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई, यानी ये वो जुमले हैं जो लिख के हर इजलास के बाद आप लगा सकते हैं। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादरी और पेशा वराना भारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म का अदा किया। वही बातें पुरानी। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़िका सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर दिया, फिर जोर दे रहे हैं। यानी अभी तक कोई एक जुमला या कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हमें पता चल रही हो। ये वो पुरानी, ऐसा लगता है कि पुरानी कोई मैं एक स्टेटमेंट उठा के पढ़ रहा हूँ और इसमें कुछ भी नया नहीं है। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदादे और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया, फिर वही जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के तरीक़ाकार को वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का अदा करते हुए कमेटी ने उनकी कुर्बानियाँ और मुल्की दफा के अज़म का एतराफ़ किया और कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। ओ भाई, कौन सी नई चीज़ आपने की है इस इजलास में? 7 घंटे बैठ के ये निकाला आपने। 7 घंटे बैठने के बाद कमेटी ने इस बात का अदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलीभगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए आदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। यानी फिर PTI पे अटैक कर दिया एंड में जाके। कौमी असम्बली के स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पार्लिमानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अहम वफाकी वज़रा और फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम ने शिरकत की। ये है जी एलामिया। 7 घंटे बैठे। 7 घंटे बैठने के बाद ये 2 सफ़े निकाले। क्या निकाला इसके अंदर? यानी जो चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलनी चाहिए थी, कौम जिसका इंतजार कर रही थी कि हमें पता चलता कि इंटेलिजेंस फेलियर किस लेवल का हुआ, ये पता चलना चाहिए था, और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, और जो इंटेलिजेंस अफसरान इतने बड़े साने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। क्या पार्लियामेंटेरियंस ने, वफाकी वज़रा ने या हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसी से ये सवाल किया कि आपने इतना बड़ा फेलियर हो गया आपका और लगातार होता चला जा रहा है, ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है? इसके बारे में कोई जवाब दिया गया? अफगानिस्तान के बारे में, यानी जब बैठते हैं बैठ के अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं, इस पूरे एलामिया में कहीं पे अफगानिस्तान शामिल नहीं है। भारत या रॉ, नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप भारत का या रॉ का नाम भी नहीं ले रहे। यानी आप क्यों नहीं नाम ले रहे?
क्या आपने उसको सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए रखा हुआ है? और जब आप ऑफिशियली बैठे और बैठ के आपने बात की तो यहाँ पे ना अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, ना भारत का नाम ले रहे हैं। और फिर जिम्मेदार कौन है? इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस कौन लेकर आया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? जनरल बाजवा को ऐसी कौन सी खुजली हो रही थी कि वो दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाना चाहते थे? और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये आइडिया पेश किया। जब इमरान खान साहब नहीं माने तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो बिलाखर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए। और पाकिस्तान में दहशतगर्दों को लाने के जो नुकसानात हैं वो अब अभी तक उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान भुगत रहा है। पूरा पाकिस्तान इसका नुकसान उठा रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया गया उनको। देखें, ये नवाज शरीफ वो शख्सियत है, लंदन प्लान के लिए सारे दौड़ दौड़ के जाते थे नवाज शरीफ को बरतानिया मिलने के लिए। ये सारे जाके नवाज शरीफ से बरतानिया में मशवरे करते थे। नवाज शरीफ वो शख्सियत है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि वो पाकिस्तान में मौजूद है और आज उसे कोई मुशावरत के लिए बुला नहीं रहा। जिसे अवाम अकेला छोड़ देना, उसको सभी अकेला छोड़ देते हैं। आज नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इलेक्शन क्या हारे, नवाज शरीफ की इज्जत ही खत्म हो गई। उनको अंदरून शहर के अंदर जो है ना वो इमारतों की तज़ीनो आराइश पे लगा दिया। यानी जो बंदा चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से जिसको लाया गया था, वो बंदा अब सिर्फ अंदरून शहर के अंदर जो है वो इमारतों के बारे में बताएगा, इनकी मुरम्मत ऐसे करनी है, इसको यहाँ से ठीक कर दो, इसको यहाँ से ख़राब कर दो, इसको यहाँ से हटा दो। इस काम पे लगा दिया 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, जिसको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना था। तो उसको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप का बना के तो छोड़ दिया है। ये नवाज शरीफ की लाडली बेटी ने उनके साथ किया, उनके भाई ने उनके साथ किया। पाकिस्तान में होते हुए नवाज शरीफ जो है मुशावरत का हिस्सा नहीं बने। अच्छा जी, इसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा रोल अहम होना चाहिए था। वो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के मुबैना तौर पे, क्योंकि वो बड़े करीब हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उसके, वो बहुत करीब है। तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये दावा किया गया कि शायद मोहसिन नकवी पाकिस्तान में नहीं है इसलिए वो शरीक नहीं हुए। लेकिन उमर दराज गोंदल साहब ने एक खबर दी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, और उन्होंने लिखा कि अहम खबर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी सलामती कमेटी इजलास में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन लाहौर में PIC के साथ, ये PIC जो है ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है लाहौर में, रेस कोर्स पार्क के सामने, वो कहते हैं PIC के साथ मलिका ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां अवामुन्नास की अफ्तारी करवाकर सवाब ज़रूर कमा रहे हैं। यानी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, वो लाहौर में अफ्तारियाँ करवा रहे हैं और यहाँ पे जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ इजलास चल रहा है और उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ ने क्या कहा जी? शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको शहबाज शरीफ का एक पुराना बयान भी निकाल कर सुनाता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्दी का आखिरी हद तक पीछा करेंगे और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब का नया स्टेटमेंट है अभी का। पुराना स्टेटमेंट ये है, और ये एक अखबार में लगा हुआ है, कि तालिबान और हमारा मौक़िफ़ एक है। शहबाज शरीफ, तालिबान पंजाब में दहशतगर्दी ना करें। शहबाज शरीफ, आप अंदाज़ा करें कि पहले ये कहा करते थे कि जनाब तालिबान का और हमारा मौक़िफ़ एक है, तालिबान पंजाब में दहशतगर्दी ना करें या यहाँ पे हमले ना करें। और अब कह रहे हैं जी आखिरी दहशतगर्द का भी हम पीछा करेंगे और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। जनाब आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है। TTP ने पिछले 24 घंटों में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 32 हमले किए हैं, जबकि 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हुए हैं। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अपने हमलों में अपनी कामयाबी के कसीदे पढ़ रही है। वो कलदम तंजीम जो है वो बार बार ये कहती है कि हमारा तो हर हमला कामयाब हो रहा है, और लोग उन पर बिलीव करते हैं। आज दोनों तरफ जो अस्करियत पसंद है उनकी आवाम में जड़ें गहरी होती जा रही हैं और फौज तनहा होती जा रही है। इस पर माइकल कुगलमैन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और देखें, हमें अदराक नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया को समझ आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो तन्हाई का शिकार हो रही हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासत में मुदाखलत है। ये जरा माइकल कुगलमैन का स्टेटमेंट आप देखें। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक तशवीशनाक सिक्योरिटी बहरान का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में BLA के हौसला अफजा हमले और TTP की बेरहम बहार, ये ऑफेंसिव के तहत दर्जनों हमले हो चुके हैं। रियासत मुखालिफ अनासर अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं और भर्तियां तेज कर रहे हैं और आपस में इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, और एक कमज़ोर होती फौज के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। ये जनाब माइकल कुगलमैन ने कहा। अब जनाब आप आ जाएं इमरान खान साहब की तरफ, जिनकी पार्टी बहुत उतावली हो रही थी और उन्होंने होम्योपैथिक किस्म के नाम दे दिए थे ज़्यादातर, कि ये जाएंगे और जाकर वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठेंगे, आर्मी चीफ और बाकी इंटेलिजेंस चीफ्स आए होंगे और उनके सामने जाके अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उठ के आ जाएंगे, जनाब हमने शिरकत कर ली, हम बड़े मुहिब्बे वतन है। भाई, मुहिब्बे वतन होने का कोई सर्टिफिकेट आपको फौज ने तो नहीं देना या कोई एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं देना। ये तो पाकिस्तान की कौम और तारीख फैसला करेगी कि कौन मुहिब्बे वतन था और कौन गद्दार था। आज याया खान का पूरा खानदान या उसका पूरा इदारा मिलकर भी जोर लगा ले तो याया खान को मुहिब्बे वतन साबित नहीं कर सकते, हालांकि वो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ था।
तो ये तो तारीख ने फैसला करना है ना कौन मुहिब्बे वतन था और कौन गद्दार था, किसने आइन के साथ और लोगों के साथ गद्दारी की है। अब इमरान खान साहब का अगर स्टेटमेंट है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उनकी बहन उन्हें मिलकर आई, फैसल फरीद साहब मिलकर आए। जो लोग मिलकर आए उन्होंने क्या कहा, इमरान खान साहब ने अंदर उन्हें क्या बताया, जरा ये आप सुन लें। नंबर एक तो अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जनरल याया ने शेख मुजीब की बीवी को जेल में नहीं डाला, जनरल ज़िया ने भुट्टो को जेल में डाला लेकिन उनकी बीवी को जेल में नहीं डाला, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला लेकिन उनकी बीवी को जेल में नहीं डाला, लेकिन बुशरा बीबी को जेल में डालकर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ये इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबा के जरिए, डिक्टेटर्स ने भी वो नहीं किया, याया ने भी वो नहीं किया, ज़िया-उल-हक ने वो नहीं किया, मुशर्रफ ने भी वो नहीं किया, जो काम जो है इस दौर में हो रहा है। फिर अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान का अखबार 5 रोज़ से दोबारा बंद कर दिया गया। इमरान खान का टीवी भी एक मरतबा फिर से बंद कर दिया गया ताकि वो खबरें ही ना देखें, अखबार पढ़ ना सकें, टीवी देख ना सकें। तो इमरान खान को दुनिया से एक दफ़ा फिर काट दिया गया कि उन्हें पता ही ना हो कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद कोई एपीसी हो रही है या कोई मीटिंग हो रही है या कोई इजलास होने जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में इमरान खान साहब को मालूम ही ना पड़े, लिहाजा उन्हें दुनिया से काट दिया गया। इमरान खान बेखबर थे। हमारे बताने पर इमरान खान ने कहा कि एपीसी की वजह से ही मेरी हर चीज़ बंद कर दी गई है। ये जनाब, ताकि इमरान खान साहब के जो साथी हैं ना, ये करते क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का अखबार बंद कर देते हैं, इमरान खान साहब का टीवी बंद कर देते हैं। अब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही आज़ाद ज़राए से। अब वो बैठे हैं अपने सेल के अंदर। अब कंप्रोमाइज़ किस्म के लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भिजवा देते हैं। वो लोग इमरान खान साहब को सिर्फ उतनी बात बताते हैं जितनी एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी समझती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब से एक फ़ैसला लेना है तो उस फैसले की ग्राउंड बनाने के लिए उतनी ही हकीकत इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी जितनी ज़रूरी होगी। जो बाहर माहौल चल रहा है, जो बाहर आवाज़ें उठ रही हैं, जो बाहर एक चीज़ हो रही है, जो खुल के लोगों में ओपिनियन है, वो नहीं कभी बताई जाएगी। तो इमरान खान साहब की अपनी क़यादत के अंदर से कंप्रोमाइज़ लोगों को इजाज़त दी जाती है कि वो जाएं और जाकर इमरान खान साहब से मिले और जितनी बात उन्हें कही जाती है उतनी बात करें ताकि इमरान खान साहब उसके मुताबिक फ़ैसला करें। और जब कभी ऐसा करवाना हो तो अखबारात बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अखबारात में कहीं ना कहीं सिंगल कॉलम में या किसी खबर के अंदर किसी एक जुमले में ऐसी कोई एक चीज़ सामने आ जाती है जिससे इमरान खान के लेवल का लीडर ये समझ जाता है कि बाहर पब्लिक पल्स क्या है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अखबार के अंदर सारा कुछ ही लिखा हो। जो अखबार पढ़ने वाला है ना, जिसकी कॉमन सेंस है, उसको आइडिया हो जाता है कि बाहर क्या चल रहा है, उसे समझ आ जाती है। खबर को पढ़ने के बाद उसके अंदाज़ा हो जाता है। यदि लोग डिफेंसिव पे चले जाते हैं ना, या अटैक करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें इमरान खान साहब को आइडिया हो जाता है कि बाहर एक्चुअली पब्लिक का रिएक्शन क्या है और लोग किस तरफ को जा रहे हैं। अब नादरीन, ये अलीमा खान साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन इसलिए बंद की गई थी ताकि उन्हें अपने मौके पे लाया जा सके। फिर उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान को बताया कि आपके केसेस नहीं सुने जा रहे, ताख़ीर की जा रही है। ये सुनने के बाद भी उन्होंने वादे तौर पर कहा कि जो मर्जी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी और आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ। इन चीज़ों की खातिर हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा। फैसल फरीद साहब, फैसल हुसैन साहब जो हैं, वो मिले इमरान खान साहब के लॉयर। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकॉट को सही फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रखकर ये कौन सा इत्तफाक राय हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बेबाकी से अर्दली हुकूमत के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उन्हें सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा, वो इस जबर और फस्तायत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनका कहना था कि मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद रख सकती हैं। 71 में भी सियासी जमातों को मौका मिलता तो मुल्क दो टुकड़े ना होता। उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल के हल पे अपने मौक़िफ़ का आदा करते हुए कहा कि जब तक लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क के लिए जहर कातिल करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से तय नहीं होगा, बल्कि इस अफरियत का सियासी हल ही देर पास साबित होगा। ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। फैसल फरीद साहब ने आके रिपोर्ट किया। आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब का पैगाम, मैं अपने मुल्क के इत्तेहाद और आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ और मैं आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा हूँ। इन चीज़ों के लिए अगर ये मुझे जेल में रखते हैं तो मैं इनका हर जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं ये कर सकता हूँ। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कभी इस फस्तायत के सामने हथियार नहीं डालूंगा, मैं खड़ा रहूँगा, मैं कभी भी फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना अरसा ही जेल में ना रहना पड़े। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कमज़ोरी तो दिखाई है। वो हुकूमत जो जारी फॉर्म 47 के ऊपर आई, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो उनके साथ बैठ बैठ के बातें करते हैं, उनके साथ जपियाँ पपियाँ करते हैं,
उनके साथ जाके बंद कमरों में मीटिंग्स करते हैं और अभी भी मरे जा रहे थे कि हम होम्योपैथिक की आदत को लेकर चले जाएं। देखिए, लेकर ही जाना था अगर इजलास के अंदर तो सादुल्ला बलोच को भेजे ना। वो जाकर आर्मी चीफ के सामने खड़ा होकर कहे सर मुझे क्यों अगवा किया था, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को क्यों अगवा किया था, मैं मेंबर कौमी असेंबली हूं, जनरल साहब बताएं आपकी एजेंसियों ने मुझे क्यों अगवा किया। उसको लेकर जाओ ना। बाकी जो एमएनए और सेनेटर अगवा हुए हैं उनको लेकर जाओ, ले जाकर आर्मी चीफ के सामने खड़ा करो ताकि वो वहां पे जाके खड़े होकर कहें कि जनाब आपकी एजेंसियों ने मुझे अगवा किया, बताएं मेरा क्या कसूर है, मैं मेंबर कौमी असेंबली हूं। आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए, अदलिया को काबू करने के लिए और एक्सटेंशन के लिए आपने पकड़ के मेरे साथ ज्यादती कर दी, मुझे आपकी एजेंसियों ने अगवा कर दिया। तो देखते हैं फिर वहां पे क्या जवाब आता है। तो ये तो ऐसा लगता है कि जो आमिर डोगर ने लिस्ट दी है, ये लिस्ट बाकायदा बनाई ही ऐसा लगता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है ताकि उनके मर्जी के नताइज आ सके। नादरीन, ये एक अचकज़ई साहब ने बताया कि बाइकआउट क्यों किया। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचकज़ई साहब ने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये हमें फंसाने की एक साजिश थी। एक एलामिया जारी कर दिया जाता कि ब्रीफिंग हो गई है, तहरीक इंसाफ के ये लोग आए थे, ऑपरेशन का फैसला हो गया है, फिर आप ढिंडोरा पीटते रहते कि हमने तो ऑपरेशन से इख्तलाफ किया था। देखें, इस वक्त इसको कहते हैं वॉर इकोनॉमी। ये पूरी दुनिया इस टर्मिनोलॉजी को जानती है। जहां पे जंग लगती है ना, वहां पे एक जंग की इकोनॉमी भी आती है साथ में। बहुत सारा पैसा खर्च होता है जंग में, बेशुमार लोग जंग के बहाने बेशुमार पैसा बनाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग मुसल्लत की जा रही है। पहले दहशतगर्दी को बाई डिजाइन पाकिस्तान में लाया गया, पहले जानबूझ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाया गया। जो दहशतगर्द हैं उनको जेलों से निकालकर छोड़ा गया, उन्हें आजाद किया गया। जो बाकी दहशतगर्द अफगानिस्तान थे उनको बाई डिजाइन पाकिस्तान में लाया गया। और अब जब दहशतगर्दी बढ़ गई है तो अब ऑपरेशंस किए जाएंगे, बड़े बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग की जा रही है और ये सियासतदानों के कंधे पर रख के हमेशा बंदूक चलाई जाती है। लेकिन इस दफा अपोजिशन ने, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनके पास पाकिस्तान का 70% मैंडेट है, उन्होंने अपना कंधा फराहम करने से इनकार कर दिया। और अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब ये भी शामिल नहीं हुए। इसकी कोई वक़्त नहीं है, ये जो मीटिंग हुई है इसकी कोई वक़्त नहीं है। अब बैरिस्टर गौर साहब ने ट्रेन हादसे के ऊपर जब एक स्टेटमेंट दिया अफ्तारी के मौके पर, तो जो महमूद अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की कोशिश की, ये जरा आप सुने। बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि ट्रेन वाकये से मुल्क को जख्म पहुंचा है। बैरिस्टर साहब, मुल्क का जख्म उस दिन पहुंचा जिस दिन आपका मैंडेट चोरी हुआ। यह जख्म वर्दी पोश अफराद और एजेंसियों ने इस मुल्क को दिया है। अगर इसी तनख्वाह पर काम करना है तो यह काम नहीं चलने वाला। ये महमूद अचकज़ई साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को जवाब दिया है। अब नादरीन, एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जो सरफराज बुगटी साहब का है। माजी में ये भी इनकलाबी हुआ करते थे, अब ये वजीर आला बलूचिस्तान बना दिए गए एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से, और जरदारी साहब की गोद में जाकर ये बैठ गए। माजी में ये कहते थे अगर बंदूक ना उठाएं लोग तो और क्या करें। ये कौन कह रहा है? सरफराज बुगटी कह रहा है, जिस वक्त ये हुकूमत का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में था, वहां तब भी इनकी हुकूमत थी। लेकिन ये जब इनकलाबी हुआ करता था, जब पॉलिश और बूट इसके हाथ में नहीं था, जब ब्रश नहीं था इनके हाथ में, तब ये क्या कहते थे? अगर लोग बंदूक ना उठाएं तो क्या करें। जब इस तरह की सूरत होगी तो लोग बंदूक ही उठाएंगे। सुई पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहा है और वहां गैस नहीं है, तो जज्बाती ना हूं तो और क्या करें। और बगैर जज्बात के तो मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में कोई सुनता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी मैं इस तरह का एहतजाज करूंगा, उस तरह का एहतजाज करूंगा, हम कहां जाएं, किसकी बात करें, किससे बात करें। तो जनाब उस वक्त तो ये इस तरह की बातें करते थे। और आजकल इनकी, और वो क्या नाम है उसका, अनवारुल्लाह काकड़, जिसको वज़ीर आज़म बनाया था, इनकी बातें वैसे सुनने वाली हैं। इस्लामाबाद के चाय खानों के ऊपर बैठ के ये अनवारुल्लाह काकड़ जो है बलोचों का रोना रोता था। हमेशा ये कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के वसाइल खा गई, हमें बर्बाद कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने पूरी बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। बलोच, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलोच हो, बलूचिस्तान के रहने वाले बहुत परेशान हैं। अब वही जो काकड़ है वज़ीर आज़म बनाया गया, वही काकड़ जो है उसके हाथ में भी फिर चेरी ब्लॉसम आ गई। अब वो काकड़ क्या कहता है, जरा आप ये सुने। शेख मुजीबुर रहमान ने जो मैंडेट लिया उसकी वजह से मुल्क दो टुकड़े हो गया। यानी वो खाते में उठा के डाल दिया शेख मुजीब के, जिसको अवाम ने वोट दिए थे, कि क्योंकि शेख मुजीब को अवाम ने वोट दे दिए, वो इलेक्शन जीत गया, इसलिए मुल्क टूट गया। आप इसकी लॉजिक सुने आप इस आदमी की। उसने 149 सीटें भी ली, फिर तारीख ने उसके साथ क्या किया और उसके खानदान के साथ क्या किया, फिर भी सबक हासिल नहीं हुआ। यानी ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। ये कहते हैं कि जी आप पॉलिश और बुरश हाथ में पकड़ें और बूट के ऊपर पॉलिश फेरें और आप इक्तदार में आए तो मुल्क चलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अवामी वोट के साथ इक्तदार में आना चाहेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। कैसी बेशर्मी और डिटाई है। इन लोगों को सियासतदान कहते हुए शर्म आती है और सियासतदानों को चाहिए कि इन्हें अपने कबीले से निकालें। सियासत जो है वो एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लोगों की खिदमत की जाती है। सियासतदानों को बाकायदा बैठ कर कहना चाहिए कि इन लोगों को हम डिसोन कर रहे हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये लोग सियासतदान है, ये लोग टाउट्स हैं।
और ये हमेशा टाउट्स ही रहेंगे। नाज़रीन, और बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अगले वीलॉग में अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।